हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको कला के तत्व के अंतर्गत पोत के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि अंग्रेजी में पोत को टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को टेक्सचर के बारे में पता होगा, परंतु टेक्सचर को हिंदी में पोत कहते हैं, इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आज हम लोग टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको तान के बारे में बताया था, ठीक है, तो आप उसको भी पढ़िए। तान के बाद आपका पोत चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोत के बारे में पढ़ना। स्टार्ट हो गया है पोत आपका। सबसे पहले पोत के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पोत क्या है। पोत किसी भी सतह या धरातल की बुनावट को पोत कहते हैं। ईश्वर ने प्रकृति उपादानों के माध्यम से पोत का सृजन किया है, जिसके आधार पर मनुष्य वृक्ष और धरती के बीच में अंतर रख पाता है। यदि हम इन उपादानों को ध्यान में ना रखकर चित्र बनाएं तो बादल रुई के जैसे लगेंगे, वृक्ष आपको पानी की तरह प्रतीत होंगे, तो वो जो चित्र का अभाव है वो नजर नहीं आएगा। जो रूप है उसको हमें उसी रूप में चित्रित करना है। जैसे कि आपके पेड़ का जो टेक्सचर है, अगर हम उसे उस रूप में नहीं चित्रित करेंगे तो वो वैसा नहीं दिखेगा। पानी के प्रभाव को आपको वैसा ही दिखाना है जैसा कि उसका टेक्सचर है। पेड़ की जो छाल है आप उसको वैसा ही दिखाएंगे जैसा कि उसका टेक्सचर है। अंधा व्यक्ति पोत को देख तो नहीं सकता है, परंतु उसे छूकर महसूस कर सकता है। तो पोत का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पोत की। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण ही पोत है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसी टाइप से इसकी परिभाषा है। इसी के अंतर्गत नीचे पढ़ते हैं। कला के तत्वों में विशेष महत्व है पोत का, अतः चित्रकार को इसके प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य है। पोत का जो टेक्सचर है आप उसको उसी टाइप से दिखाना जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस टाइप से पोत के प्रकार हैं, ठीक है, तो उनको स्पर्श करने से ही पता चलता है। वैसे मैं दिखा दूंगी आपको। इसके बाद अब पढ़ते हैं। इसके बाद पोत के विषय में पॉल क्ली ने क्या कहा है, इनके क्या विचार रहे हैं पोत के प्रति, इसके बारे में भी जानते हैं। हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं। अब जैसे पत्थर है वह कठोर है और ठोस को नर्म मांस जैसा नहीं दिखाना चाहिए। हर विचार के लिए उसके अनुकूल एक पत्थर जन आकार होता है। यदि आप पत्थर को एक सॉफ्ट फॉर्म में दिखा देंगे तो वो पत्थर नहीं दिखेगा, उसको कठोर ही दिखाना है। जो उसमें टेक्सचर है कठोरता का वो आप उसमें डालना जरूरी है आपको। यदि आप वो टेक्सचर नहीं डालेंगे तो वो पत्थर प्रतीत नहीं हो। तो इन्होंने यही बात कही है कि जो पदार्थ जैसा है उसको हमें उसी रूप में चित्रित करना है, तभी वह पोत का महत्व समझ में आएगा उसमें हमें, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे। पोत का वर्गीकरण। पोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका
प्राप्त पोत यानी कि फाउंड टेक्सचर, ये नेचर से रिलेटेड है आपका फाउंड पोत। दूसरा है आपका अनुकृत पोत यानी कि कॉपीड पोत। तीसरा है आपका सृजित पोत, क्रिएटेड पोत। ये आपके 3 प्रकार के पोत हैं। अब प्राप्त पोत कैसा होता है, अनुकृत पोत कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। वैसे ये लेसन जो है आपका बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपको समझना है और देखना है, टेक्सचर के बारे में बस नॉलेज थोड़ा सा प्राप्त करना है। जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि प्राप्त पोत कैसा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये एक पिक्चर ही नहीं है बल्कि ये पोत का वर्गीकरण है। आपको इसके बारे में समझना होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले फाउंड पोत से। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बता रही हूँ, तो इसके बाद आप देख भी सकते हैं उसको अपने मन से। तो फाउंड पोत से स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला वाला है, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये आपका फाउंड पोत आएगा। यानी कि पेड़ का जो टेक्सचर है, देखिए आप लोग ध्यान से इसको, पोत का जो टेक्सचर है ये आपका फाउंड पोत के अंतर्गत आएगा। यानी कि प्राप्त पोत जो है ये इसका उदाहरण है। इसमें जो टेक्सचर है उसको हमें उसी रूप में चित्रित करना है। फाउंड पोत में आपका फ्लावर्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगी। यदि उनको काटेंगे तो उसमें भी एक टेक्सचर नज़र आएगा। तो ये आपका फाउंड पोत के अंतर्गत होगा। लीव्स हैं आपके, अगर लीव्स को आप चित्रित कर रहे हैं तो आप उसको उसी टेक्सचर में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्राप्त पोत के अंतर्गत आएगा। अब है कि कॉपी पोत यानी कि अनुकृत पोत किसे कहते हैं। तो अनुकृत पोत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कंपनी शैली के चित्रों से प्राप्त होता है। कंपनी शैली और लघु चित्र। ठीक है, इसमें अलंकारिकता अधिक दिखाई गई है। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है अनुकृत पोत। इसमें भी टेक्सचर आपको नजर आएगा, ये जूम इतना नहीं हो सकता है। ठीक, कंपनी शैली के जो चित्र हैं वो अनुकृत पोत का उदाहरण है। अब आता है आपका सृजित पोत। सृजित पोत क्या होता है। सृजित पोत का आधुनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 20वीं सदी में सृजित पोत की खोज हुई है। जो आधुनिक मनुष्य है वो सृजित पोत का नवीन पद्धति में प्रयोग कर रहा है और इसमें काफ़ी सारे जो टेक्सचर हैं वो निकालने की कोशिश कर रहा है। दिखाते हैं आपको। ये लास्ट वाली पेंटिंग देखिए, ये इस टाइप से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको पेंटिंग देखनी है। इसमें देखिए आप कि किस टाइप से कलर को बहा कर कार्य किया गया है। जो इसका पहले टेक्सचर है ये रफ है। यदि हम इसका टेक्सचर रफ ना रख के चिकना रखते हैं और फिर इसमें ये कलर इफेक्ट देखते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो ये है आपका सृजित पोत जिसका मनुष्य के जीवन में आज महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी टाइप से टेक्सचर निकाल सकते हैं। आप अगर रफ कोई पेपर लीजिए, उसमें कलर डाल दीजिए, फिर उसके बाद ब्लेड से उसको फैला दीजिए, तब भी एक आपका टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का टेक्सचर देखिए कि ये किस टाइप से टेक्सचर है। आज मॉडर्न कल्चर में लोग वॉल पेंटिंग्स का, वॉल आर्ट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसमें ये इस टाइप से टेक्सचर लोग डालते हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस टाइप से भी टेक्सचर दिखाया जा सकता है। ये आपका पत्थरों का टेक्सचर है। ये देख लीजिए आप, कपड़े का टेक्सचर।
ये आपका प्राप्त पोत में ही आ जाएगा। फाउंड पोत में कपड़े का टेक्सचर है, ताड़पत्र है, कागज है, भित्ति यानी दीवार, ये सब आपके प्राप्त पोत में आएंगे। तो आपने पोत के बारे में समझ लिया होगा कि पोत का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है और कौन कौन से पोत हैं। इसके बाद हम लोग पोत और अंतराल के बारे में पढ़ेंगे कि पोत और अंतराल क्या है। पोत का मीन्स टेक्सचर होता है और अंतराल स्पेस को कहते हैं। ठीक, चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया है। पोत एवं अंतराल। चित्र में अंतराल की एकरसता को पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है। एकरसता यानी कि एक ऊब, उसको भंग किया जा सकता है और उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यदि दो आकार परिणाम तथा रचना में एक समान है तो पोत द्वारा असम संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक उदाहरण दे रहे हैं, कोलाज। कोलाज एक पेंटिंग होती है जिसमें कागज़ के टुकड़ों को पेपर में चिपका कर कार्य किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कागज़ होते हैं। आप न्यूज़पेपर ही ले लीजिए, उसमें अलग अलग कलर निकाल लीजिए और फिर उनको एक टुकड़ों में तैयार कर दीजिए। फिर उसके बाद चिपका कर एक पेंटिंग तैयार की जाती है जिसे हम कोलाज कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, विभिन्न पदार्थों की टुकड़ों को चित्र भूमि पर जोड़कर संयोजन करना आपका कोलाज कहलाता है। तो कोलाज का विकास पोत के प्रति रुचि और पोत तथा अंतराल के परस्पर महत्व के कारण कला की अभिव्यक्ति का माध्यम बना है। इसमें आपका स्पेस भी होगा और पोत भी होगा। किस टाइप से, यह भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइप से है पोत एवं अंतराल। इसमें 3 पेंटिंग्स हैं, लेकिन तीनों पेंटिंग्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। खासकर जो आपकी बीच वाली पेंटिंग है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इसको आप लोग देखिए कि किस टाइप से इसमें कार्य किया गया है। इसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर एक रूप दिया गया, तोड़कर एक चिपकाया गया है, फिर एक रूप तैयार किया गया है। देख लीजिए, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है इस काम को करने में। तो ये भी आपका कोलाज के अंतर्गत आ जाएगा, बट इसमें पत्थर को तोड़कर कार्य किया गया है। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे कागज हैं, उनको चिपकाया गया है। पहले आप इसमें पेंसिल से ड्रॉ कर लिया गया पेज में, फिर उसके बाद जैसे रेड कलर का एप्पल है तो रेड कलर के आपके जो पेपर्स हैं उनके टुकड़े कर लिए गए हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों को उस एप्पल पर लगा दिया गया है। तो इस टाइप से ये कोलाज पेंटिंग तैयार हो गई है। और एक ये देखिए, ये भी आपकी कोलाज पेंटिंग है। ठीक है, इसमें भी आपका टेक्सचर का महत्वपूर्ण स्थान है। टेक्सचर इसमें भी विद्यमान है। ये था आपका पोत और अंतराल के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोत एवं मूर्तिकला। स्टार्ट करते हैं। पोत एवं मूर्तिकला, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत मूर्तियों के निर्माण में पोत के द्वारा प्रकाश के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त प्रस्तर यानी कि पत्थर, प्रस्तर पत्थर को कहते हैं और पत्थर को पाषाण खंड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको भी आज याद करते चलिए, तो आगे आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रयुक्त प्रस्तर यानी कि पत्थर, मिट्टी आदि की एकरसता को पोत के प्रयोग द्वारा सरसता में परिवर्तित किया जा सकता है। मूर्ति तल को खुदरा तथा चिकना आदि बनाकर धरातल में रुचि जागृत की जा सकती है तथा
मूर्ति आकार को संतुलन भी प्रदान किया जा सकता है। किस टाइप से, ये भी आपको दिखाते हैं। इसमें आपको चीज़ों को बस देखना है और उनको स्पर्श करके महसूस करना है। अगर यदि आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप उसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। चलिए मैं मूर्ति भी दिखा देती हूँ आपको किस टाइप से। ये मैंने आपके सामने 2 मूर्ति प्रस्तुत की है, देख लीजिए। 2 मूर्तियों के पिक्चर है। ये बस्ट मूर्तियाँ हैं, ठीक है। ये मूर्तियाँ आपकी सेकेंड ईयर में बनवाई जाएंगी, BA सेकेंड ईयर जब आपका आएगा। इन मूर्तियों को आप ध्यान से देखिए, क्या पता चल रहा है। एक आपकी चिकने पत्थर में है और एक आपके रफ पत्थर में बनी हुई है। एक है जो संगमरमर पत्थर में है, जो दूसरी है वो आपकी बलुआ पत्थर में बनी हुई है। इसको मैं अभी आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इस मूर्ति का जो पोत है वो एकदम चिकना है, देख लीजिए, चिकना पोत है, यानी कि चिकना टेक्सचर है। और जो ये मूर्ति है इसका जो टेक्सचर है ये रफ है। तो यही अंतर है इन दोनों में, ठीक है। इसी को हम पोत एवं मूर्तिकला के अंतर्गत रखेंगे। तो यहीं से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। पोत के अंतर्गत इतना ही था जो कि आपको देख के और समझ के पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको अंतराल के बारे में बताऊंगी और अंतराल के बाद आपका जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स का चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका संयोजन के सिद्धांत वो आ जाएंगे, वो भी आपके 6 हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।